ज्योतिबा फूले अमर है, अमर है। देखो ये टोटरा ऐसे की जमीन है जो नक्शे से कमजोर है, और ये जो जमीन है आपकी वो वैसे भी मोटे मोटे योद्धा पैदा, जिसकी वजह से हेलो, जब पिछली बार आंदोलन था तब भी यहाँ के योद्धा किसी से कमजोर नहीं थे, और मैं धन्यवाद करता हूं उन माँ बाप का जिन्होंने ऐसे सूरवीर पैदा किए जो किसी से कमजोर नहीं थे बल्कि मजबूती के साथ लड़े। इसलिए जयकारों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे साथियों। जयकारा हम इसलिए लगाते हैं कि जो बहरे हो चुके लोग जाग सके, घर में सो रहे मुर्दों की जैसे, उन लोगों का जमीर जाग सके, इसलिए जयकारे लगाए जाते हैं। तो जोरदार जयकारे लगाइए, महात्मा ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले अमर है, अमर है। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। डिगी कल्याण जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आ गया, आपका जोश और जुनून देखकर लगा मुझे कि मैं वास्तव से टोडा रायसर की जमीन पे ही खड़ा हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बड़े भाई कमलेश जी सिंगोरिया साहब, टोंक से पधारे भाई राहुल जी, अमित जी, विनोद भूदोला जी, सत्यनारायण सैनी जी पूर्व चेयरमैन, मूसा जी, कैलाश जी मौर्य साहब, कैलाश जी आर्यवीर जी, अशोक जी बड़ीवाल जी, मगध जी, मोती जी पटेल साहब, ओम जी अजमेरा, राकेश जी मोड़दिया, गोविंद जी हलसोर और मनोज जी भैया, और जो नाम है इसको मैंने बोल, और हमारे बीच में हमारे स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट से पधारी हमारी छोटी बहन अंजलि जी, एक बात बहुत दूर से आई है, ताले तो बजा दीजिए के लिए। और मेरे साथ नीम का दाना से पधारे भाई विनोद भूदोली जी, और गौसा महुआ की धरती से पधारे आदरणीय हमारे बबलू जी, जो कि हमेशा आंदोलन में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और बरकपुर से आए हुए मेरे साथ जो हम क्रांतिकारी लोग जितने भी जेल में गए उनको जमानत करवाने का काम कर रहे हैं, हमारे बीच में विराजे एडवोकेट वेद प्रकाश हरी साहब, जोरदार तालियां उनके लिए। उन्होंने फुल लाइसेंस दे दिया मुझे कि जेल में जाओ मैं जमानत करा लूंगा, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। ऐसे वकील हैं कि जब हम लोग जेल में थे तो सोए नहीं पूरी रात, और मैं जब जेल में था तो उन बता रहे थे कि एक आदमी हमारी फाइल लेके भाग गया, जमानत की फाइल लेके भाग गया, हम तो हमारा एक आदमी, तो उनको गुस्सा आ गया, उसके घर लेके चले गए, माचिस की बोलते हैं माचिस का पैकेट। अरे मैं ये इतनी बड़ी लड़ाई करनी क्या जरूरत है। ऐसे वकील साहब हमारे बीच में, आपको कभी भी जरूरत पड़े उनको, वो आपके लिए निस्वार्थ भाव से खड़े रहेंगे। साथियों, आज माली सनी समाज का हेलो, ये तीसरा प्रतिवाद सम्मान समारोह है। हेलो, उसमें आप सबने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और मंच में विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें और छोटे भाइयों और युवा साथियों, आज हमारे ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कार्यक्रम बहुत मुश्किल से किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक जागरूक नहीं है। हमें लोगों को पता ही नहीं कि कार्यक्रम क्यों किए जा रहे हैं। वरना यहाँ टोडा रायसर में कोई कमी नहीं है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं जब भंडारे का कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन ये प्रतिभावान सम्मान समारोह इसलिए किया जाता है ताकि हमारे बच्चे आने वाले समय में आरएस बने, आईएएस बने,
तो जाकर एक एसी वाले दफ्तर में बैठे और वो हमारे लिए काम कर सके। इसलिए ये प्रतिभावान सम्मान समारोह किया जाता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज टोंक के एक शिक्षाविद हमारे बीच में विराजमान है, कमलेश जी, जिन्होंने हजारों युवा को तैयार करके कहीं ना कहीं नौकरियों में चिपकाने का काम किया है। उन्होंने मदद की है उनको पढ़ाया है। मैंने कई बार सुना भी है उनके बारे में। कई लोगों को तो फ्री के अंदर स्कूल के अंदर एडमिशन दे रखा है। मेरे साथियों, हेलो, मेरा तो छोटा सा ही परिचय है। मैं आपका भाई चंद्र प्रकाश सैनी, जयपुर से 80 किलोमीटर दूर दिल्ली की तरफ से विरासत हूं, और लगभग आपके यहां से 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से मैं आया हूं। और सीपी सैनी के नाम से मुझे जानते हैं। और सिर्फ मैं आपके लिए इसलिए लड़ रहा हूं ताकि आपके हक जो दूसरे खा रहे हैं वो आपके अधिकार आपको मिल सके। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार क्या करेंगे, ये जबरदस्ती नेतागिरी कर रहे हैं। अरे नेतागिरी करनी पड़ेगी, नेतागिरी आपको करनी पड़ेगी। अगर नेतागिरी नहीं करोगे, अगर आपके हाथ में सत्ता नहीं है, तो ध्यान रखना कोई आएगा जो ही मसल जाएगा। पिछली बार जब 25 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा में हम जब घेराव कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे अरे यार हमारी विधानसभा घेराव भी करेगी। लोगों ने सुना ही नहीं था विधानसभा में घेराव होता है क्या, बताइए। लेकिन आपके ताकत के दम पे, आप सब भाइयों के आशीर्वाद से राजस्थान की राजधानी में झंडा गाड़ दिया और दुनिया को ये बताया कि हमारी समाज किसी से कमजोर नहीं है। पहली बार मैंने भी ऐसे देखा था कि इतने लोग, हमने डरते हुए दरिया भी नहीं बिछाई थी, ना पानी की व्यवस्था की, ना कोई माइक लगाया, लेकिन लाखों की संख्या में लोग देखे मैंने पहली बार। और जब दूसरी बार मैंने कहा कि भाइयों जेल जाना पड़ेगा, तो आपने कहा कि हाँ जेल जाएंगे सब। लेकिन साथियों, हमारे युवा, हमारे क्रांतिकारी साथी, जो लोग जेल में गए, जो 84 लोग, आपके यहां से भी 3 लोग जेल में गए, आज वो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आज वो गर्व से कह सकते हैं कि मैंने वो काम कर दिया, मेरे कुल के लिए वो काम कर दिया जो आने वाली 7 पीढ़ियों ने नहीं किया था। आप सोचिए, यहां बुद्धिजीवी लोग बैठे, अगर मैं यहां 5 लोगों को भी समझा के गया, अगर 5 लोग भी समझे मेरी बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं एक बहुत बड़े परिवर्तन की लहर आएगी। मेरे भाइयों, आज दिन रात हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, और 2-2 साल जयपुर में जाके कोचिंगों की रगड़ की खाते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे रिजल्ट की, तो हम आधे नंबर से रह जाते हैं, 1 नंबर से रह जाते हैं। रहते हैं कि नहीं बताइए आप इन पढ़ने वालों। अभी जब मैं यहां से आ रहा था, अरे बच्चों बाहर में डांस कर लेना, थोड़ी देर बाद में डीजे दिला दूंगा आपके लिए, और मैं भी तुम्हारे साथ डांस कर लूंगा, लेकिन बैठ जाओ आराम से। अभी आप कुछ दिन पहले देखा होगा, हमारा एक भाई ऐसा ही जिसने आत्महत्या कर ली थी, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, उसने 5-6 नौकरियां की। वो एक बहुत गरीब परिवार से था, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मजबूरीवश उसे आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि वो पूर्व में जो नौकरियां थी वो उनमें कोई आधे नंबर से रह गया, किसी में 1 नंबर से रह गया, किसी में कितने नंबर से रह गया। उसी वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। आज लोगों ने लड़ाई लड़ी, किसी का 15% आरक्षण, किसी का 10% आरक्षण, और जो समझदार लोग थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो चुपचाप ही 10% का आरक्षण लेके बैठ गए। आज उनकी कटौत कहां जा रही है, हमारी कटौत कहां जा रही है, बताइए आप।
कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन वो बुद्धिजीवी लोग थे। और हम लोग राजस्थान में 1.5 करोड़ होने के बाद भी बुद्धिजीवी नहीं हो पा रहे। हमारे जो कर्मचारी हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आज आप नहीं समझोगे तो ध्यान रखना, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। आज यहां से 3 युवा साथी मेरे साथ जेल में गए थे। वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं, और जिस दिन वो मरेंगे उस दिन तक बड़े गर्व के साथ कहेंगे कि मैं मेरी कौम के लिए जेल गया था, मेरी कौम के लिए। और आज उनपे एक टैग और लग गया कि अरे यार वो क्रांतिकारी हुई ना, वो जेल गया था, ये टैग लग गया। जेल में क्या था, मैं जेल के बारे में बता देता हूं आपको। आप गए हो नहीं गए हो मुझे नहीं पता, लेकिन जेल के बारे में बता देता हूं। जितनी घराड़ी सेवा कौन करे, भी ज्यादा जेल वाली सेवा करिए लोग। अपनी घराड़ी सेवा कौन करे, भी ज्यादा जेल की सेवा करे लोग। टाइम पर चाय देवे, टाइम पर नाश्तो और टाइम पर खानो। दिन में भाई लुटन चले, शाम में सुबह। बताओ हमने घर नाश्तो मिलेंगे? तो ये बात डरने की जरूरत नहीं है। अरे हमने चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आपको आज फिर बता के जा रहा हूं, जैसा कि हमारी कोर कमेटी ने निर्णय लिया है, किसी भी भाई ठंडा बैठना नहीं है, होगा जो देखा जाएगा। हमने 11 सूत्रीय मांगे लिखी हैं, उनमें 5-6 मांगे मनवा दी और बाकी मंगवा देंगे। उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप किसी बात से घबराओ मत, हमारे लोग कमजोर नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारी कमेटी का, कोर कमेटी का, जो लगातार संघर्ष कर रही है आपके लिए। आज आपके दम पर देखिए, जो 84 लोग जेल गए उनके दम पर देखिए कि आज आपकी पूरे 12 महीने में 365 दिन में से एक दिन आपका बनवा दिया। 11 अप्रैल की छुट्टी करा दी आपके लिए, ताकि दुनिया को यह पता चले कि यह दिन विशेष माड़ियों के लिए है। और उस दिन खुशियां मनाई है आप। बताओ मनवाई कि नहीं मनवाई? आपके लिए लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे थे कि और लोगों के पास फंडिंग आती है सरकार की करोड़ों रुपए, किसी के पास 1000 करोड़, किसी के पास 1500 करोड़। अरे हमारे पास क्या आता है? हम टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स धड़ाधड़ दिए जा रहे। अब सोचोगे टैक्स हम तो दे ही नहीं रहे। अरे सुबह उठते ही चाय पीते हो तो टैक्स देना पड़ता है। चाय खरीदो टैक्स, बिस्कुट खरीदो टैक्स, ये खरीदो वो टैक्स, सब पे टैक्स फिक्स है। उसके बाद उस पर घर जाता है। हर चीज का टैक्स दे रहे हो, और टैक्स का मजा कौन ले रहा है? दूसरे लोग। वो क्यों मजा ले रहे? क्योंकि उनको पता है ये तो बोला ही रजाई में और सो रहा ही आनंद लिवा कर ही पैगा। वो कहावत है ना कि बाप ने पूरी जिंदगी भर पैसा कमाया और कहीं गाड़ के सो गया और वो ऊपर पहुंच गया, बेटे भी दुखी हम भी दुखी। अरे उस पैसे का काम ही नहीं लिया तो फिर क्या मतलब है? और उसी के टैक्स के जमे वो टैक्स का मजा कोई और ले रहे हैं, और वो टैक्स का पैसा हमें भी चाहिए। और इसके लिए बोर्ड बनना चाहिए ताकि आने वाले हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, इनको स्कूटी मिले, इनको लैपटॉप मिले। और लोगों को लैपटॉप मिलता है, और लोगों को स्कूटी मिलती है, और लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो हमारे बच्चों को भी मिलनी चाहिए। बताओ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अरे दोनों ऊपर हाथ खड़े करके बताइए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमारे बच्चों को स्कूटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं भी चाहता हूं मेरी एक छोटी छोटी बहनें लैपटॉप से कट करें। मैं भी चाहता हूं मेरी बहनें स्कूटी से कॉलेज जाएं, और मैं भी चाहता हूं मेरी बहनें विदेश जाएं। बताइए आज कोडराई सर की जमीन पे कितने लोग अपने स्कॉलरशिप से अमेरिका पढ़ रहे हैं? आपको पता है क्या कितने लोग पढ़ रहे हैं? कोई पढ़ रहा है क्या? लेकिन आपका टैक्स का मजा ले रहे हैं वो लोग। कोई कैलिफोर्निया कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? तेरी मेरी तेरी मेरी, तेरी मेरी तेरी मेरी।
वो एक कहावत है, माड़ी 4 एंगल पे लड़ता है। जैसे ही खाता बोने का टाइम आया तो माड़ी अपनी सीट पे जाके लड़ेगा। आजा भाई, और लड़ेगा किससे? उसकी दम नहीं है किसी और से लड़ने की, वो लड़ेगा अपने भाई से। भाई बंद और बाकी आओ जाओ, यही है ना मेरे भाइयों। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपको महात्मा ज्योतिबा फूले की सौगंध है। यह छोटी मोटी लड़ाई बहुत लड़ ली, शिव की लड़ाई बहुत लड़ ली, मंचों की लड़ाई खूब लड़ ली, नाम की बहुत लड़ाई लड़ ली, और अब लड़ाई लड़ो तो वो मान सम्मान की लड़ाई लड़ो, ताकि आगे आने वाली कहे, पीढ़ियां कहे कि हमारा बाबा, हमारा दादा, हमारा बाप ऐसा था जिसने राजस्थान की राजधानी में झंडा गाड़ दिया और सरकारों के आंखों में आके डालकर हमारे लिए वो काम करवा गया जिसकी वजह से आज मैं अमेरिका पढ़ने आया हूं। ये ताकत खड़ी कर दो आप, और इस ताकत के दम पर कि आप अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य दे पाएंगे। याद रखना, हमारे बाप दादा चले गए ऐसे ही हाथ ऊपर करके, कुछ नहीं किया। और बताइए क्या किया? आज जो तुम धर्मशाला बनाए हो वो अपने पैसे की बनाए हो। बताओ, अपने पैसे की बनाई नहीं? तो अपने पैसे की बनाई नहीं। अगर हमारे पास में महात्मा फुले फंड होता, बोर्ड में 1000-2000 करोड़ होते तो 5-10 करोड़ की इधर ही घोषणा हो जाती और 10-20 करोड़ का इधर हॉस्टल बन जाता। ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग आपकी, आपको समझना पड़ेगा साथियों। आरक्षण की लड़ाई इसलिए है कि हमारे को हमारा हिस्सा चाहिए, चाहे वो सरकारी प्यार से तो ठीक है, वरना बेराजी लेने के लिए हम तैयार हैं। अभी रिसेंटली में एक समाज था जिसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कुछ भी नहीं किया, और 10% का आरक्षण ले लिया। कितना परसेंट आरक्षण ले लिया? आज 1000 आरएस की भर्ती निकलेगी तो उनके 10% के हिसाब से कितने आरएस फिक्स है? 100 आरएस फिक्स है। और हमारे कितने हैं? हमारे तो लड़ने में पीछे सीढ़ी की काटनी है 4 आंगन भाई जी। हमारी महिलाएं लड़ाई भी कूड़ा पर नहीं, वो कचरो थोड़ा नहीं किस कारण है, पड़ोसी का लड़ाई करनी है सुबह उठ। अरे एक छोटी छोटी लड़ाई क्या लड़ रही है यार, एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे हम। तो इसलिए एक बड़ी लड़ाई आज बोर्ड बनना चाहिए, आरक्षण मिलने चाहिए, हमारा स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। मेरे भाइयों, समय की बहुत व्यवस्था है और मैं आपको फिर एक निमंत्रण देता हूं। आने वाली 25 फरवरी को फिर एक बार राजस्थान की राजधानी में झंडा गाड़ेंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि पिछली बार 2 लाख आए थे, अब की बार 20 लाख लोगों के साथ में ताकत दिखाएंगे। बताओ, ताकत दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बताइए और जयकारा लगाइए, हरे हर जोरदार आवाज के साथ में। वो कहते हैं कि माड़ी भोलेनाथ का तगड़ा भगत ही संबंध तगड़ो है, भोलेनाथ सु हमड़ो। मुझे ये पढ़ा मैंने एक शास्त्र में कि एक बार हर हर महादेव का नारा लगा दो, भोलेनाथ जी हमारे अंदर घुस जाएगा। तो जोरदार नारा लगाना चाहिए, हरे हर। दोनों हाथ ऊपर करके मुझे लगना भी चाहिए ना कि आप वाकई 25 फरवरी को विधानसभा पे झंडा गाड़ने आ रहे हो। महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। अब बताओ, 25 फरवरी को आ रहे हो क्या? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, आ रहे हो क्या? दुनिया को अपनी ताकत बताओगे क्या? वहां जयपुर की राजधानी में झंडा गाड़ोगे क्या? लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान रखना, हमारे बच्चों को पढ़ाना भूल मत जाना, क्योंकि ये जब तक एसी रूम में बैठकर वो साइन नहीं मारेंगे तब तक हमको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने बच्चों को बाहर भेजिए पढ़ने के लिए, अपनी बहन बेटियों को बाहर भेजिए पढ़ने के लिए, लेकिन उन पे नजर गड़ाए रखना। नजर बहुत जरूरी है। अभी आ रहे थे रास्ते में, वकील साहब बता रहे थे कि मैंने एक रिट लगाई, उसमें से कहना तो नहीं चाहिए, बड़े दुख की बात है
राजस्थान हाई कोर्ट में 380 बच्चियों की रीढ़ थी जो किसी और के साथ चली गई। और में से बड़े शर्म की बात है 250 बच्चियां मेरे समाज की थी। मुझे दुख था इस बात का कि मेरे समाज की बेटियों को आखिर क्या कारण है, उनको किस प्रकार से ज्ञान नहीं मिल पा रहा, सही दिशा नहीं मिल पा रही। इसलिए अपनी बेटियों को सोने की जैसे पाल लो, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जैसे उनको तैयार करना चालू कर दो। उनको हर चीज समझाना चालू कर दो, अच्छा और बुरा समझाना चालू कर दो। आप ये सोचो 380 में से 250 लड़कियां अपने समाज की थी जो कहीं और चली गई। ये मेरे लिए बहुत पीड़ा की बात थी, मुझे तो अभी रास्ते में वेद प्रकाश जी बता रहे थे। इसलिए मेरी माताओं, आप हमारी मातृशक्ति है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी बेटियों को फूल की जैसे पालना, लेकिन इनको रानी लक्ष्मीबाई की जैसे संस्कार जरूर देने हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार मैं पूरे तोडाराय सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया और मैं कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम जब करते हैं तो कार्यक्रम करने वालों को पता होता है कितनी मुश्किल से कार्यक्रम होते हैं, तो इनका पूरा सहयोग किया करो। आप कर सकते हैं, आप इनका पूरा सहयोग करें ताकि अगली बार जब कार्यक्रम हो तो इससे बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हो। और आदरणीय फिर एक बार चेयरमैन साहब, जो इनकी पूरी टीम है, भाई दिनेश जी का जो भी है, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही सुंदर एंकरिंग कर रहे हो आप भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कमलेश जी भाई साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक बुला लिया। धन्यवाद।